हेलो गाइस, आज मैं आपको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के बारे में समझाऊंगी। ये डिपॉजिटरी एक्ट 1996 क्या है, ये क्यों बनाया गया, क्या क्या कारण थे इसे बनाने की। सिक्योरिटीज़ के आदान प्रदान में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जैसे बैड डिलीवरी, नकल प्रमाण पत्र खो जाना, कटफट जाना, पत्रों की चोरी, हस्तांतरणशीलता में देरी। जो हमारी सिक्योरिटीज़ होती है, हमारे अंश प्रमाण पत्र, हमारे ऋण प्रमाण पत्र, या और भी बहुत सारी टाइप्स की हमारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके ट्रांजैक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिनके निवारण के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे डिपॉजिटरी एक्ट 1996 कहा गया। ये एक्ट 30 सितंबर 1995 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जिससे प्रतिभूतियों की सुरक्षा के साथ साथ स्वतंत्र हस्तांतरणशीलता की भी व्यवस्था हो सके, जिससे वे सुरक्षित भी रहेंगी इस एक्ट के द्वारा, और हस्तांतरणशीलता भी बड़ी ही सुविधापूर्वक हो जाएगी। डिपॉजिटरी एक्ट क्या है? डिपॉजिटरी एक ऐसा संगठन है जो कि प्रतिभूतियों को निवेशकों की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री के रूप में धारण करता है। वह ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे बैंक हमारे धन को रखता है। जो हमारा डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में हम अकाउंट खुलवाने जाएं तो हम सबसे पहले बैंक मैनेजर को कहें कि जी हमारा अकाउंट खोल दो, फिर हम पासबुक से अपने पैसों का लेन देन कर दें। उसी तरह से डिपॉजिटरी में हम क्या करें, हम डिमेट अकाउंट बनवावें एक, हम डीपीएस के पास जाएंगे जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो, मैं उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा डिमेट अकाउंट खोल लो, तो वे हमारा अकाउंट खोल लेंगे। हमें एक बुक एंट्री मिलेगी, जैसे कि उसमें हमें पासबुक मिले, इसमें हम बुक एंट्री के द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरणशीलता कर सके। इससे हमारी जो अंशों के प्रमाण पत्रों में जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, इससे हमारी सिक्योरिटीज़ भी सुरक्षित रहे और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। डिपॉजिट सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति प्रतिभूतियों का स्वामी एक डीपी के माध्यम से खाता खुलता है। कोई भी कंपनी है, कंपनी डिपॉजिटरी एक अधिनियम बनाए, डिपॉजिट एक्ट लागू करेगी अपनी कंपनी में, और वह किसके माध्यम से खुले जाएंगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिन्हें डीपीज कहा जाएगा। इस एक्ट को बनाने से क्या क्या लाभ हुए? इस एक्ट को बनाने से बैड डिलीवरी की समाप्ति होगी। बैड डिलीवरी लाइक जैसे हमने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, कई बार उसमें बैड डिलीवरी की वजह से कोई और सामान आ जावे, तो उसी तरह से शेयर सर्टिफिकेट के साथ भी हो जावे था, हमारे सिक्योरिटीज़ के साथ भी हो जावे था, तो इससे हमारी बैड डिलीवरी की समाप्ति होगी। रिस्क रहा था उसमें, मान ला किसी का सामान किसी और पर पहुँच लिया, तो रिस्क की समाप्ति होगी। क्रेता जो हमारा परचेजर हो गया वो सुरक्षित हो गया कि हाँ ठीक है हमारे पास से अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रूप है, वो तो ऑनलाइन है, सब कुछ आएगा ही। बोनस तथा अधिकार अंशों का शीघ्र वितरण होने लगा, एक ही माध्यम से में लेन देन होने लगे, एक ही खाते से, जैसे कि हमारे बैंक के एक ही खाते से हम सारे लेन देन कर ले में, उसी तरह से सिक्योरिटीज़ के साथ भी होने लगा। भारत सरकार ने अगस्त 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट को लागू करके 2 डिपॉजिटरी की स्थापना की गई। पूरे भारत में केवल 2 डिपॉजिटरी हमारे संघ संस्थाएं हैं, एक NSDL और CDSL। NSDL द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। पूरे भारत में केवल ये 2 ही संस्थाएं हैं जो डिपॉजिटरी से जुड़े कार्य करती हैं। डिपॉजिटरी को फिजिकल डिमांड आवेदन पाने की तिथि के 30 दिन के भीतर रीमेटेरियलाइजेशन करना होगा। जैसे कि हम खाते खुलावें तो बहुत दिन भी लग जाएगा, पर इसका एक टाइम है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमारा खाता खोलना पड़ेगा। एक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है? जो हमारी कंपनी है वो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी होनी चाहिए, सेबी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, और हम हमारे जो डीपीएस अकाउंट है, जो हमारे डीमेट अकाउंट खुलेंगे वो हम डीपीएस की सहायता से खोल सकें। अब हमारा डीमेटलाइजेशन क्या हो गया? फिजिकल शेयर कन्वर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक शेयर। जो हमारे भौतिक अंश है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अंश में परिवर्तित करना, तो हो गया डीमेटलाइजेशन। और रीमेटलाइजेशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक अंशों को भौतिक अंशों में कन्वर्ट करना हमारा रीमेटलाइजेशन कहलाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।